हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो हमारा सेकंड पार्ट है नेशनल सिटीजनशिप में। तो देखो, हमने सिटीजनशिप का ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे जो आर्टिकल रिलेटेड जो था उसको हम कर लिया है। 1955 एक्ट को भी कर लिया। अब उसमें भी कोई प्रोविज़न थे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट है। देखते जैसे कि ये OCI क्या है, ठीक है, PIO क्या है, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये वगैरह क्या है, या फिर जैसे NRC वगैरह थोड़ा क्या है, ये हम थोड़ी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है ताकि इससे कभी क्वेश्चन आए। मतलब क्वेश्चन पूछता भी है बट इतने चलो नहीं हो सकता, लेकिन पूछ सकता है और पूछता भी है, तो हम थोड़ा जानेंगे कितना रिलेवेंट है। तो शेयर फॉर 24-25 प्रीलिम्स के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज एंड वी आर कवरिंग ऑल इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट टॉपिक फॉर द 25 प्रीलिम्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम ये कर रहे हैं कि पहले देखो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल ही समझा लेता हूँ पहले कि अक्सर क्या था ना कि पहले ये ओवरसीज ऑफ ये जो था ना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। जो PIO और OCI जो है ना, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले क्या था, जब 2014 में ये गवर्नमेंट चेंज हुई 15, ठीक है, तो उस जब गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इसका नाम बदल के और इसमें कुछ अमेंडमेंट करके दूसरा कर दिया, यानी दोनों को मर्ज कर दिया एक टाइप से, और उसका नाम बदल दिया और कुछ चेंजेस कर दिए। पहले इसको ये कहते थे PIO और उसके 2015 के बाद इसको कहते हैं OCI कहते हैं। तो और ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें हम थोड़ा जानते हैं कि इसमें डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या था कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो था ना, उसमें क्या थे कि उसमें पहली बात ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि उसमें कौन से एक्सक्लूडेड थे। तो जैसे अगर कोई पाकिस्तान का पर्सन है, तो मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये क्या है। मान लो कि कोई जो पर्सन था जिसको इंडिया आना है, ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा वीज़ा, उसको लेना पड़ेगा वीज़ा इंडिया आने के लिए। अगर मान लो इंडियन को भी जाना है कहीं, तो उसको वीज़ा चाहिए होगा, पासपोर्ट और वीज़ा किसी भी कंट्री का। तो लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने जो इंडियन हिस्ट्री से जो गए थे इंडिया से, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए, उन्होंने कहा कि जो जिनके पेरेंट्स या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी जो मतलब इंडियन ओरिजिन है, जिसका जो पहले इंडिया में थे उसके बाद विदेश चले गए, फॉरेन चले गए और फॉरेन में सेटल हो गए, उनके अगर कोई बच्चे या कोई पोते वगैरह जो है, ठीक है, ग्रैंड सन वगैरह, अगर वो इंडिया आना चाहते हैं तो हम उनको एक रियायत देते हैं, हम उनको एक स्पेशलिटी देते, फैसिलिटी देते कि आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हम एक आपको कार्ड बना के देते हैं, उस कार्ड के थ्रू आप सीधा डायरेक्ट कभी भी आ सकते हो इंडिया के अंदर। तो इसे ही कहते हैं PIO और OCI, यही थे कॉन्सेप्ट कि जो मतलब कभी फ्यूचर मतलब पास्ट में जो इंडिया के जो सिटीजन हुआ करते थे, जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अगर सन है या ग्रैंड सन है या कोई भी वो पेरेंट्स वो खुद है, उनको अगर वापस इंडिया में जैसे ही आना है, विजिट करने के लिए आना है, सिर्फ घूमने आना है इंडिया में या इंडिया में कुछ काम के लिए आना है, तो उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कॉन्सेप्ट सिंपल में। अब देखो ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है कि मीन्स ये जो PIO था ना, ये पहले वाला कॉन्सेप्ट है, उसको मर्ज कर दिया और नाम चेंज कर दिया। लेकिन पहले में ये था कि जो एक्सेप्ट था, अगर मान लो कोई नेशनल पाकिस्तान का है पर्सन, अफगानिस्तान का है, बांग्लादेश का है, ठीक है, पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, बांग्लादेश का है, चाइना का है, ईरान का है, भूटान का है, श्रीलंका का है, नेपाल का, यानी अपने जो नेबर हो गए सब। उसके अलावा जैसे जो भी ये चाइना हो गया, ये जितने भी नेबर जो है ना, पहले ये था कि वहाँ के जो नेशनल है वो ये था कि ओवरसीज या PIO से नहीं आ सकते, तो उनको ये कार्ड नहीं मिल सकता था। अब जब ये चेंज किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये चेंज किया तो कहा कि सिर्फ कौन से, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कार्ड नहीं मिल सकता, सिर्फ दो को। पहले चाइना, ईरान भी था, भूटान, श्रीलंका, नेपाल सब थे, अब सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश है। अब जो नया प्रोविजन है OCI जो है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान और ये है। दूसरा, ये अभी कॉन्सेप्ट क्या किया गया कि मतलब यह जो वो सिटीजन सिर्फ कार्ड ले सकते हैं, ठीक है, जो उस समय मतलब जब 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ कम्प्लीटली, या फिर देश जब आज़ाद हुआ 15, उस समय जो देश के नागरिक थे या उस समय एलिजिबल थे नागरिक होने के लिए, उनके जो है वही ले सकते हैं, मतलब ठीक है, दूसरा कोई नहीं लग सकता। या क्योंकि पाकिस्तान का मेंबर बन गया, नेशनलिटी ले ली थी, फिर बाद में आता, उनका कोई नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा इसमें एस्पेक्ट क्या था
इनमें ज़्यादा कोई है नहीं, मैं वापस पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ पहले। तो बेनिफिट क्या था, जैसे PIO जो था ना, उसमें क्या था, PIO के अंदर था डू नॉट रिक्वायर्ड वीज़ा टू विजिट इंडिया, ये तो था। पीरियड फॉर 15 ईयर्स, मतलब ये था कि अगर आप एक कार्ड ले लेते हो तो आपको 15 साल के लिए आप उस कार्ड के थ्रू, मतलब वैलिडिटी थी उस कार्ड की कि आप इन्हें एक बार कार्ड बनाने, उस कार्ड के थ्रू आप 15 साल कंटिन्यू इंडिया में आ सकते हो। लेकिन अब जो नया प्रोविज़न ये चेंज करके नाम चेंज किया और मर्ज किया, उसके बाद क्या प्रोविज़न बनाया, मल्टीपर्पज़ मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा। मतलब जब एक बार आपका कार्ड बन गया ना, उसके बाद आपको 15 साल नहीं, आप लाइफ लॉन्ग आ सकते हो, कितने भी आप, जब तक टिल द एंड ऑफ लाइफ। वहाँ तक अगर आप कभी भी इंडिया आना चाहते हो तो आपको बार बार ऐसे नहीं है कि 15 साल बाद वापस कार्ड बनवाना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं। एक बार बना दिया, फिर कितनी बार आ जाओ और कितनी भी बार आ जाओ, एक साल में कितनी बार आ जाओ, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और किसी भी समय आ जाओ और कितने भी टाइम इंडिया में रुको। दूसरा प्रोविज़न ये क्या था, ये था कि भाई, ये था कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द PIO में क्या था, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन एट FRO, मतलब फॉरेन रीजनल रजिस्टर ऑफिस जो होता है ना, उसको मतलब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी। कब, अगर 180 दिन तक रहते हो, मतलब 180 दिन 180 डेज तक अगर आप यू आर लिविंग इन इंडिया, मतलब एटलीस्ट 180 डेज यू नो नीड टू रजिस्टर विद द फॉरेन रीजनल ऑफिस में, ठीक है, वहाँ आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। बट if the stay exceeds 180 days shall have to register FRO और पुलिस स्टेशन विद इन नेक्स्ट 30 डे, या फिर पुलिस स्टेशन तो आते थे तब रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता था PIO में, और जब आपका 180 डे एक्सीड हो जाता है तो आपको FRO में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद इन 30 डेज। मतलब विद इन 30 डेज मीन्स आफ्टर 180 डेज, और अगर आप रहते हो तो उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन यह क्या किया, OCI में क्या किया कि इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया कि नो नीड टू रजिस्टर। अगर आप 180 डेज या कितने भी दिन रहते हो, 1 ईयर भी रहते हो, तो नो नीड टू रजिस्टर हियर, ठीक है, FRO में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा ये जैसे NRI की तरह ही, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि NRI, आखिर किसी के अंदर डाउट होता है कि NRI को ऐसा क्यों कंसिडर किया जाता है, जब दे आर इंडियन सिटीजन, देन वाई वी आर कंसिडरिंग एज NRI, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दे इंजॉय parity with the NRI in economy, financial and educational benefits. All future benefits would be the exempted from NRI would also be available to the PIO। दूसरा भी देखो, अब मैं बताता हूँ, इन्होंने कहा कि भाई आपको इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ठीक है, मतलब इन्वेस्ट करना है कहीं भी, ठीक है, कोई इन्वेस्ट लोन से रिगार्डिंग है, कुछ भी है, वो आपको NRI के थ्रू ही आपको मिलेगा। एजुकेशन, मतलब आपको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कोई भी हो तो एजुकेशन पर्पस भी आपको मिलेगा। एक्सेप्ट क्या है, राइट टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब आप ये नहीं कि कोई किसान की ज़मीन है, किसी खेती जहाँ एग्रीकल्चर होती है वो खेती नहीं खरीद सकते, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, प्लांटेशन प्रॉपर्टीज जहाँ मतलब कोई प्लांट हो या एग्रीकल्चर लैंड हो, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, ये इनके ऊपर बैन है। तो अब एक बार थोड़ा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये है PIO और OCI के अंदर, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट मी मेक इट क्लियर, एक मिनट, ठीक है, लेट इट क्लियर, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक इट स्क्रीनशॉट, इट विल बी इजी टू कंपेयर। टेक इट स्क्रीनशॉट। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं, आई होप यू टुक स्क्रीनशॉट। चलो लेट प्रोसीड। ये भी देखो, एक्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 था उसको अगस्त अमेंड किया गया था, इसी के अंदर ये सब एक्ट, इसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है रिलेटेड टू द OCI और PIO। अभी PIO को OCI कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब जब मतलब OCI गाइड रहेंगे तो देयर माइनर चिल्ड्रन जो हो गए ना, वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर कोई पेरेंट लेते कार्ड तो उसके जो उनके जो माइनर चिल्ड्रन हो गए वो भी एलिजिबल, दे ऑल्सो विल बी एलिजिबल फॉर दैट। However, if the applicant had ever been a citizen of Pakistan, not eligible, हमने देख लिया, ठीक है, ये हमने देख लिया है। The OCI have been the statutory right under the Citizenship Act, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंज भी कर सकती है कि नहीं, हमें ये राइट नहीं दे सकते, इट्स डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। मल्टीपल एंट्री, अब ये PIO का जो हमने पढ़ लिया है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। दे वांट आस्क क्वेश्चन, व्हाट आई टोल्ड, दे विल, इफ दे विल आस्क क्वेश्चन, स्टेटमेंट विल बी फ्रेम्ड फ्रॉम दैट ओनली दोज टॉपिक इन दैट
what points I covered. Definitely a question will be framed or only from the other points. No need to read more points. ठीक है, हमने पढ़ा दिया कि ये तो बेसिक था। ठीक, अब देखते थोड़ा एनआरआई के कॉन्सेप्ट देख लेते कि एनआरआई के व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। देखो एनआरआई कोई नहीं है, एनआरआई नथिंग, दे आर इंडियन सिटीजन। मतलब जो होता है ना, कोई आपके ब्रदर होंगे, कोई आपके कजन होंगे, रिलेटिव में होंगे, वो अभी कनाडा में रह रहे होंगे, मतलब जस्ट दे वेंट फॉर अर्निंग, तो वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन वो कनाडा में रह रहे हैं या कोई यूएसए में रह रहे हैं, वो आ रहे हैं वापस आते हैं इंडिया में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन 36 डे, मतलब ये हो गया ना 365, अगर ये जो पूरा डेज है, मतलब इन द 1 ईयर, एक साल के अंदर अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर एक साल के अंदर जो पर्सन है ना, वो एटलीस्ट इंडिया के अंदर जो है ना, इट इज़ नॉट इन इंडिया फॉर 180 डेज और मोर। अगर मान लो एक साल के अंदर अगर वो 180 डे, मतलब 180 दिन या 182 दिन या 180 दिन कह सकते हो, 182 डेज नॉट इन इंडिया, मतलब एक साल के अंदर जो है कम से कम एटलीस्ट 182 दिन, 182 डेज नॉट इन इंडिया, इट विल बी कंसिडर एज ए एनआरआई। मतलब वो कह रहा है कि 182 दिन अगर वो भारत से बाहर रहता है कोई पर्सन एक साल के अंदर, तो ही और शी विल बी कंसिडर एज ए एनआरआई। ये हो गया। और if she is in India for the less than 365 days during the 4 years preceding that year and less than 30 days in that year। ये आप आई होप को समझ में, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताई ये आपको याद रखने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें थोड़ा ये क्या क्या चीज़ है एनआरआई। ठीक है, एनआरआई तो देखो, एनआरआई इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, वेर एज पीआईओ और ओसीआई जो है अभी उसको ओसीआई कहते हैं, दोनों मिल गए। ठीक है, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया बट द पीपल हु वांट टू स्टे कनेक्टेड इंडिया। हमने ये देख लिया है, आई होप को समझा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके जो प्रोविजन मैंने पहले ही मेंशन कर दिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पहले ही आर्टिकल कवर कर दिया है। आर्टिकल 11 जो है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स टू पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ऑल अदर मैटर्स आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, इसमें अभी सेक्शन 2B जो 1955 एक्ट का है, डिफाइन द इलीगल माइग्रेंट जो होता है उसको डिफाइन करता है, ये ध्यान रखना। जो सेक्शन 2 जो है ना सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, वो डिफाइन करता है इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट कौन है वो देख लेते हैं। जो इंटर्स द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब ये कि बॉर्डर फांद के आगे पाकिस्तान से, मतलब डॉन बन के ऐसे दायरा के चलो रेगिस्तान में जाते, गड्ढा खोदा और शाम की टाइम गड्ढा खोदा देखा नहीं और सीधा गड्ढा जैसलमेर में निकल गया। ठीक है, तो वो हो गया, वो तो इलीगल माइग्रेंट। और लाइक पासपोर्ट या वीज़ा उनके पास कुछ है नहीं। एंट्री विथ वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ एंट्री तो करते, बट स्टे बियॉन्ड द परमिटेड टाइम पीरियड। मतलब मान लो कि भाई साहब आए तो डॉक्यूमेंट के साथ थे, लेकिन हो गए डॉक्यूमेंट का तो 2 महीने रहने का था, लेकिन वो रह रहे हैं अभी 1-2 साल से रह रहे, तो ये भी इलीगल माइग्रेंट्स उनको कंसिडर किया जाएगा। अब आते हैं कि जो 90 एक्ट आया था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 19, इसमें क्या था इनका? देखो प्रोविज़न ये था गवर्नमेंट का, ये था कि भाई देखो जो रिलीजियस बेसिस पे जिनका वायलेशन होता है, ठीक है, जिनका हरासमेंट होता है, उन कास्ट को क्या करेंगे, हम इंडिया में शरण दे देंगे, हम इंडिया में उनको मतलब अपना लेंगे या इंडिया में हम एक्सेप्ट करेंगे। तो मतलब उन्होंने देखा कि भाई जो हमारे नेबर्स है, नेबर्स आर मोस्टली मुस्लिम्स कंट्री। ठीक है, तो देखो इट इज़ नॉट मैटर ऑफ हिंदू और मुस्लिम, बट वी हैव टू स्टडी व्हाट गवर्नमेंट मेड। तो गवर्नमेंट का यही था कि भाई देखो वो नेबर मुस्लिम है। अब मान लो कि अगर हिंदू कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है या क्रिश्चियन कंट्री है, कोई भी कंट्री है, अगर मान लो क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री के अंदर क्रिश्चियन का ऐसे तो वायलेशन, उनका हरासमेंट नहीं होगा ना कि भाई यू आर क्रिश्चियन, उन बेसिस पे तो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मुस्लिम कंट्री है, उसमें मुस्लिमों का तो एटलीस्ट हरासमेंट नहीं होगा। भाई मुस्लिमों का हरासमेंट इसलिए तो नहीं होगा कि यू आर द मुस्लिम, बिकॉज होल कंट्री इज द मुस्लिम, सो नॉट। लेकिन उन्होंने कहा जो माइनॉरिटीज़ है ना, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, देर आर सिख, मतलब सिक्स जो है ना, देर आर 6 माइनॉरिटीज़, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी एंड क्रिश्चियंस, टोटल 6 है। ठीक है,
तो वो है कि भाई उनको जो है हम क्या करें, इंडिया में सिटीजनशिप दे दे। वो बोले कैसे भी इंडिया में आए हो वैलिड और इनवैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, हमें देने की जरूरत है। वो कहाँ जाएंगे यूँ, उनका वहाँ तो हरासमेंट हो रहा है। तो ये था, लेकिन कहाँ से उन्होंने कहा कि ये जो कंट्री है कहाँ से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। ये आपको याद रखना, दैट पॉइंट आर द वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, सिर्फ 3 कंट्रीज आर कवर्ड इन दैट एक्ट। ओके, एंटर्ड इन इंडिया ऑन द बिफोर 31 दिसंबर 2014। माना ये गया था कि भाई 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इंडिया में आए थे, वेदर इज इलीगल डॉक्यूमेंट और इलीगल डॉक्यूमेंट डजंट मैटर, दे विल बी कंसिडर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया अगर वो एप्लीकेशन लगाते हैं तो, ठीक है। तो उनके लिए वो देखते हैं। और भाई क्योंकि वैलिड डॉक्यूमेंट का हमने देखा लीगल माइग्रेंट, लेकिन इनके लिए प्रोविजन नहीं था कि इलीगल हो या लीगल माइग्रेंट, ठीक है। बट दे शुड बी बिलोंग टू हिंदू, सिख, मुस्लिम और फ्रॉम मतलब 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। लेकिन इसमें एक ये प्रोविजन दैट मस्ट के दे शुड नॉट इन सर्टेन ट्राइबल्स एरिया, जैसे 6th शेड्यूल हो गया, 5th शेड्यूल का जैसे कार्बो एंग्ली हो गया, ठीक है, कार्बी एंग्लो हो गया, गारो हिल्स हो गया वगैरह, मिजो हो गया, ये जो या तो 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल के जो ट्राइबल एरिया ना उसमें नहीं होना चाहिए। उन वहाँ पर अगर वो रह रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। उनके अलावा कोई रह रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी। ये भी अगर मान लो एक पॉइंट आ रहा है, अगर दे इंटायर इंडिया, अगर मान लो यूपीएससी इज द स्मार्ट वर्क, दे विल मेंशन इंटायर इंडिया। अगर इंटायर इंडिया का पॉइंट आ रहा है ना तो यू शुड बी कैंसल दैट वन, नॉट इंटायर इंडिया, बिकॉज ट्राइबल एरिया इज नॉट कंसिडर इन दैट। अगर ट्राइबल एरिया में वो रह रहे हैं तो वो नहीं काउंट नहीं होंगे उनकी सिटीजनशिप, ठीक है। तो वो ट्राइबल एरिया में नहीं रहना चाहिए। अब ये था द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड। भाई नेचुरलाइजेशन से जो सिटीजनशिप लेते थे उसको रिड्यूस कर दिया गया इस एक्ट में, और 11 साल से करके क्या किया गया, 5 ईयर्स कर दिया गया, 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखो सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि इसमें क्या किया गया एक्ट में, सिटीजनशिप इज गिवन टू हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, ठीक है, पारसी, जैन एंड बुद्धिस्ट। 31 दिसंबर से पहले आने चाहिए इंडिया में, ठीक है, विल बी कंसिडर एज ए सिटीजन, इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। पहले ये था कि वैलिड डॉक्यूमेंट वगैरह सब मांगना था, अभी ये कि नो वैलिड ट्रैवल्स डॉक्यूमेंट होगा तो भी इनको सिटीजन बनाया जाएगा, कोई जरूरी नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, नो वैलिड डॉक्यूमेंट। दूसरा ये 12 मंथ बिफोर देयर एप्लीकेशन एंड फॉर 5 ईयर। अभी ये क्या है कि मतलब अगर तो 12 महीने पहले वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं ना, उससे 12 महीने पहले तक वो 5 साल कंप्लीट होने चाहिए उनके, मतलब एप्लीकेशन लगाने से 1 ईयर बिफोर, मतलब 1 ईयर बिफोर दे शुड बी कंप्लीटेड 5 ईयर, ये प्रोविजन है। अब इन्होंने एक डिफरेंसेस किया, क्या किया कि जो इलीगल माइग्रेंट्स का जो था कॉन्सेप्ट सेक्शन 2 के अंदर, उसको इन्होंने किया कि एंड देज टुक द शेल्टर इन इंडिया। इन्होंने कहा कि मतलब इलीगल माइग्रेंट और शेल्टर लेना अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें। इलीगल माइग्रेंट तो उनको कहेंगे जो जानबूझ के यहाँ रह रहे हैं, उनका कोई वह इशू नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, उनका हरासमेंट नहीं हो रहा है। मान लो कि फ्रॉम क्रिश्चियन कंट्री, वन क्रिश्चियन कम्स हियर, कि अगर भाई देखो क्रिश्चियन को भी तो दिया जा रहा है, वो मतलब रह रहा है कहाँ, या फिर मान लो कि इन्हीं कंट्री से कोई मुस्लिम आ रहा है और वो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आया था, मतलब 1 ईयर के, और वो रह रहा है 3 साल के, उनको सिटीजनशिप चाहिए, नहीं मिलेगी, क्यों, वो इलीगल माइग्रेंट है। लेकिन जो ये जो 6 कम्युनिटी है ना, इनको ये कह गया कि वो तो हरासमेंट से आए, वो तो भाग के आए, अपनी जान बचा के आए। तो इन्होंने कहा कि जो ये इलीगल माइग्रेंट नहीं है, ये अपना जान बचाने के लिए आए, तो उनको क्या किया, वो शेल्टर ली इंडिया के, तो उनको कंसिडर किया गया शेल्टरिंग, मतलब शेल्टर के लिए आए थे। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक आता है एनआरसी का बड़ा इशू हुआ था। एनआरसी मोस्टली फॉर द असम के लिए, जो बांग्लादेश से जो या रोहिंग्या मुस्लिम जो आए थे उनके लिए जो था वो ये था एनआरसी, ठीक है। एनआरसी को तो आई होप कि इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दे वांट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनआरसी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये भी था कि वो जजमेंट आया था कि भाई देखो एनआरसी का मतलब ये होता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, कौन कौन बाहर से आए उनका आप अकाउंट लो, आप उनको रजिस्टर करो इंडियन सिटीजन का। लिस्ट ऑफ द बोनाफाइड इंडियन सिटीजन ऑफ असम, द ओनली स्टेट विद द सच डॉक्यूमेंट, और अदर स्टेट त्रिपुरा ऑल्सो डिमांडिंग फॉर एनआरसी, डिमांड करता है ये। 2014 सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द स्टेट टू अपडेट एनआरसी, पहले कब हुई थी 1950 में, उसको अपडेट करने के लिए कहा गया है। ये क्या था, फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गवर्नमेंट कंडक्टेड द
NRC updating exercise in Assam. As the result, over the 19 lakh applicants filed to make the NRC list. ये सब मैंने आगे डिस्कस किया कि असम का क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने अगले वीडियो में डिस्कस किया। उनको ये है कि रजिस्टर करना पड़ेगा कि भाई हाँ, फिर वो रजिस्टर करने के पता चलेगा कि कितने बार से आए हैं, कब से आए हैं, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है। इसे ही कहते हैं NRC, ठीक है। 1955 में हुआ था NRC, ठीक है। ये बैकग्राउंड है, मैं आप एक बार स्लो करके आप उसको पढ़ लेना। ये इट इज़ नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट बट फॉर द मेंस पर्पस इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अभी हम मेंस पर्पज से इसको नहीं करेंगे। वो यू कैन आई विल शेयर PDF ऑल्सो इन द टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन ज्वाइन इफ़ यू वांट टू गेट ऑल रिलेवेंट मेंस एंड प्रीलिम्स और UPSC oriented PDFs or other institutes. We are selective PDFs we are sending in that group, so you can access from there, ठीक है। अब देखो इसमें चैलेंजेस वगैरह हमने थोड़ा ऐड किया था ताकि फॉर द मेंस पर्पस इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अभी ये तो आई होप क्या ये हो गया। एक होता है NPR, ठीक है। उसमें रजिस्टर करते हैं कि भाई आप कितने टाइम से कोई रह रहा है, अगर 18-18 है, कितने टाइम के लिए वो इंडिया में रहेगा फॉर द फ्यूचर, वो होता है NPR रजिस्टर, ठीक। उसका भी डिमांड करें कि NPR भी होना चाहिए इंडिया में। तो ठीक है, आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब एंड क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज लेके चल रहे हैं तो सबको ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमारा ये टारगेट है कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बोले। जैसे मान लो कि हमने ये किया है तो इनमें से क्वेश्चन पूछ जाए। मैंने जो पॉइंट बताया ना आगे, वो OCI और PIO से पॉइंट वही पूछेंगे कि भाई इन्हें कितने रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्योंकि PIO में था अगर वो 180 डेज से ज़्यादा रह रहे, 182 डेज, और फिर उसको विदिन 30 डेज करना था। ऐसे में जो कोई पॉइंट होता है ना एक्चुअल, वो उससे स्टेटमेंट बनता है। अगर मान लो कि 4 स्टेटमेंट बन गए तो आपको एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट आर द व्हाट यू रीड इन द बेसिक बुक्स, वो आएगा, सेम पॉइंट आएगा। डाटा से आप एलिमिनेट कर सकते। एक आएगा कि आप तो सोच सकते हो, उन्हीं को मिक्स करके उनके आधार पर एक बेस पे बनाया जाता है स्टेटमेंट UPSC में। द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ द UPSC, ठीक है। तो हमें इसको, और हमारा जो टारगेट है ना, हम पहले एक बार थोड़े थोड़े जो एक टॉपिक कर लेते, उसके बाद जो ये हमारा आफ्टर जैन हम वी विल स्टार्ट PYQ सीरीज। तो PYQ मैं लेके आऊँगा आपके लिए कि PYQ देखो उस सेक्शन से ज़्यादा पूछा जा रहा है, उस सेक्शन से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, सिर्फ उसका काम करेंगे ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो।